सभी को गुड मॉर्निंग। तो अपनी क्लासें अब तो रेगुलर चल रही हैं। 12th का ज्योग्राफी स्टार्ट की है हम लोगों ने। किसकी ज्योग्राफी? 12th की ज्योग्राफी स्टार्ट की है, जिसमें पहला लेसन है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। और पहला लेसन जो है उसमें हमने कुछ चीज़ों का जिक्र कर लिया था। उसमें आज जो कुछ चीज़ें हैं उनका फिर वापस नए सिरे से जिक्र करेंगे। तो पहले लेसन को आगे बढ़ाने से पहले कुछ चीज़ें जो आपको कल समझाई थी उसमें थोड़ा सा हम और समझेंगे, ठीक है। देखिए, तो कल हमने 3-4 चीज़ों का जिक्र किया था, जिसमें एक शब्द देखा था हमने नियतिवाद। क्या देखा था? नियतिवाद। एक शब्द देखा था आपने संभववाद। क्या शब्द देखा था? संभववाद। और एक देखा था नवनियतिवाद। कौन सा देखा था? नवनियतिवाद। इस 3 शब्दों का हमने कल क्या किया था, थोड़ा सा समझने का प्रयास किया था कि नियतिवाद क्या है, नवनियतिवाद क्या है और संभववाद क्या है। इन चीज़ों को समझने का हमने क्या किया था, कल प्रयास किया था। इसमें भी आप देखिए, इसमें भी जो नियतिवाद है और संभववाद है और नवनियतिवाद। तो आप बताइए, नियतिवाद के प्रतिपादक किसको माना था हमने? रेड जेल को माना था। किसको माना था? रेड जेल। और ये हमने अच्छे से समझा था कि नियतिवाद क्या है। ये प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। किसको मानते हैं? सर्वश्रेष्ठ प्रकृति को। और हर चीज़ का कारण है, कोई भी कार्य हो रहा है उसका सबका संबंध किससे मानते हैं? पृथ्वी के या प्रकृति से। मतलब प्रकृति को ये मुख्य सेंटर में रखते हैं, सेंटर में रख के चलते हैं प्रकृति को, कि प्रकृति जो है, प्रकृति के अनुसार ही सारे कार्य हो रहे हैं। दूसरा देखा था हमने संभववाद। इसका कौन था? विलास था, विडाल्डी विलास। संभववाद में क्या है, जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे संभववाद में कहा कि जैसे वर्षा हो रही है। क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है, ये प्रकृति है। नियतिवादी मानते हैं कि वर्षा हो रही है, ये क्या है? प्रकृति द्वारा पहले से निर्धारित है कि वर्षा होगी। और तेज वर्षा हो रही है, बहुत तेज वर्षा हो रही है आपके, तो प्रकृतिवादी तो मानते हैं कि तेज वर्षा जो हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? ये भगवान ने पहले से निर्धारित किया हुआ है। क्या किया हुआ है? भगवान ने पहले से निर्धारित किया हुआ है कि वर्षा होगी। लेकिन वर्षा होने के साथ साथ बाढ़ आ गई, तो नियतिवादी तो मानते हैं कि बाढ़ आना किसकी देन है? भगवान की देन है। वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही, अकाल पड़ रहा है, तो नियतिवादी मानते हैं, नियतिवादियों का मानना है कि जो अकाल पड़ रहा है वो प्रकृति की देन है, वो पड़ेगा ही, वो पहले से निश्चित है कि अकाल पड़ेगा। लेकिन संभववाद ये कहता है कि अकाल पड़े उसके पहले आप इंतजाम करके चलो, पानी के इंतजाम करके चलो, चारा का इंतजाम करके चलो। और आपके अगर तेज़ वर्षा आए तो बांध बनाओ, तो वर्षा को, बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए संभावना है। अगर आप पे अकाल पड़ रहा है तो उसको रोकने की संभावना है। आपकी वर्षा तेज़ हो रही है, बाढ़ आ रही है, तो उसको कम करने की संभावना है। तो संभववाद बीच का रास्ता लेके चलता है कि और संभावना है, अकाल पड़ेगा, आपको पता है कि अकाल पड़ सकता है, तो ऐसी चीज़ें संभाल के रखो जो अकाल के समय काम आती हों। बाढ़ आएगी तो ऐसी चीज़ें संभाल के रखो जो बाढ़ के समय काम आए, या फिर बांध बना के चलो। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? संभववाद आते हैं। तीसरा आया था आपका नवनियतिवाद। नवनियतिवाद, इसको बोला था रुको और जाओ। क्या बोला था? रुको और जाओ।
इस संकल्पना के नाम से जाना जाता है इसको रुको और जाओ। ये क्या कहता है? दो शब्द हैं, रुको और जाओ। ये नवनियतिवाद है जो ट्रैफिक सिग्नल की तरह का, इसने क्या कहा? ट्रैफिक सिग्नल की तरह कार्य करता है। ये कैसे करता है? ट्रैफिक सिग्नल की तरह कार्य करता है कि जैसे ट्रैफिक पर लाल बत्ती होती है, फिर ग्रीन होती है और फिर आपके येलो, ये जो बत्तियों का सिस्टम है उस हिसाब से आपको प्रकृति के साथ में अपना सामंजस्य बैठाना चाहिए। ठीक है, सामंजस्य बैठाने से मतलब कि प्रकृति आपको खुद संकेत देगी कि आप ये काम अब कर सकते हो। प्रकृति आपको खुद संकेत देगी कि ये काम आपको अब बंद करना है। कल आपको जैसे मैंने एग्जांपल दिया था इस चीज़ का कि पेड़ पौधे खूब सारे हैं, पेड़ पौधे खूब सारे हैं और आपको पेड़ पौधे क्या करने हैं? काटने हैं। आवश्यकता के अनुसार आपको पेड़ पौधे क्या करने हैं? काटने हैं। तो आपको प्रकृति संकेत देगी। O2 का लेवल, आपके ऑक्सीजन खूब ज़्यादा है, हरियाली भी खूब ज़्यादा है, तो आप पेड़ पौधे लिमिट में काटो। लेकिन प्रकृति आपको सामंजस्य बिठाने के साथ में कहती है कि जितने पेड़ पौधे काटे उतने उगाओ भी सही। और अगर आपने ज़्यादा पेड़ पौधे काटे तो लाल बत्ती का सिग्नल हो गया, मतलब प्रकृति आपको मना कर रही है कि अब आपको ये चीज़ें कम काटनी है, नहीं काटनी है, और वापस संकेत देती है। तो लाल रुको और जाओ संकल्पना किसकी है? नवनियमत। इसके प्रवर्तक कौन थे बताइए? ग्रिफिथ टेलर। कौन है इसके जो संकल्पना माने? ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर का ये कहना है, ये प्रवर्तक हैं। आपको क्वेश्चन आएगा तो प्रवर्तक पूछेगा, नियतिवाद का प्रवर्तक कौन है, संभववाद का प्रवर्तक कौन है और नवनियतिवाद का प्रवर्तक कौन है। या पर ऐसे पूछ ले, रुको और जाओ संकल्पना का दूसरा नाम क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके आने की संभावना रहेगी। अब चलते हैं आगे। कल हम जिक्र कर रहे थे, इसमें एक शब्द है आपके, इस बुक में एक शब्द दिया हुआ है आपके, जिसमें है मानव का एक शब्द दिया हुआ है। आपकी बुक आप चेक करोगे तो इसमें एक डब्बे बने हुए हैं और उन डब्बों में एक शब्द दिया हुआ है मानव का प्राकृतिकरण। मानव का प्राकृतिकरण। और एक शब्द दिया हुआ है प्रकृति का मानवीकरण। ये दो शब्द यूज किए हुए हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि मानव का प्रकृतिकरण क्या है और प्रकृति का मानवीकरण क्या है। आप देखिए, मैं आपको इन चीज़ों को पहले एक चीज़ ले रहा हूँ, मानव का प्राकृतिकरण क्या है। मैं ये ले रहा हूँ आपके मानव का प्राकृतिकरण, ये शब्द ले रहा हूँ पहले कि इसका अर्थ क्या है। और बुक में ये थोड़ा सा डब्बे में बना के दिया हुआ है, तो जिसने भी बुक बनाई है, जिस राइटरों ने आपको जो उसने समझाने का जो प्रयास किया, उस चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ। मानव से संबंध स्वयं मानव से है, स्वयं मानव, और मानव में क्या है? बौद्धिक संपदा है। क्या है? बौद्धिक संपदा। आप एक चीज़ देखिए, संपूर्ण पृथ्वी पर मानव एक ऐसा प्राणी है जिसमें क्या है? बौद्धिक संपदा का धनी है। बाकी और जितने भी जीव जंतु हैं उसमें बौद्धिक संपदा का अभाव पाया जाता है। तो मानव सबसे ज़्यादा बौद्धिक संपदा रखता है। ठीक है, मानव। इधर एक है प्रकृति। क्या है? प्रकृति है। तो मानव और प्रकृति के बीच जैसे भी संबंध हैं वो किस में आए? मानव भूगोल में आए। मानव और प्रकृति के संबंध किस में आएंगे? मानव भूगोल में। ये लाइन कह रही है कि मानव का प्राकृतिकरण, मतलब मानव ने प्रकृति को अपनाया है। मानव ने
प्रकृति को अपनाया है। अब आप बोलोगे सर प्रकृति को कैसे अपनाया है, तो आपको इसके लिए प्राचीन काल में जाना पड़ेगा। किस में जाना पड़ेगा? प्राचीन काल में, जब मानव आदिम अवस्था में रहता था। आदिम मानव के समय, जब मानव प्रारंभ में आदिम अवस्था में रहता था तो मानव ने प्रकृति को अपना रखा था। मानव कपड़े पहनता था तो पत्तों के पहनता था, मानव खाता था कंद मूल फल खाता था, मानव सोता था पेड़ों के ऊपर सोता था। किसके ऊपर सोता था? पेड़ों के ऊपर। और मानव अपने घर भी बनाता था। क्या बनाता था? लकड़ियों से बनाता, लकड़ियों से, पेड़ पौधे से अपने घर बनाता। और मानव खेतीबाड़ी करता, यहाँ तक कि मानव जो पशु हैं उनको पालता, आज भी पालता है, पहले पालता। तो मानव ने प्रकृति को पूरी तरह अपना रखा था। मतलब मानव ने प्रकृति को पूरी तरह अपना रखा था। यही कहलाता है मानव का प्राकृतिकरण, कि मानव के द्वारा प्रकृति को पूरी तरह अपना रखा था। ये क्या कहलाता है? मानव का प्राकृतिकरण। आप देखो, आपके इसमें एक शब्द दिया हुआ है, ये कोई बेंदा नाम का व्यक्ति है जो मध्य भारत में के क्षेत्रों जंगलों में रहता है। जो आपके दिया हुआ है डिटेल में, वो आप देखो, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। बेंदा मध्य भारत के क्षेत्रों के जंगलों में रहता है और उसके गांव में क्या है? 3 झोपड़ियाँ हैं। उसके गांव में 3 झोपड़ियाँ हैं जो जंगल के बीचों बीच हैं। मतलब क्या कहना चाहता है? वो झोपड़ियाँ हैं, वो तीनों क्या हैं? जंगल के बीचों बीच हैं। यहाँ तक कि पक्षी और आवारा कुत्ते जिनकी भीड़ प्राय गांव में मिलती है वो भी नहीं दिखाई देती। वो कह रहा है कि जो आवारा कुत्ते जो आपके गांव में घूमते रहते हैं वो भी उन झोपड़ियों के आसपास दिखाई नहीं देते। ये कहना चाहता है वो। छोटी लंगोटी पहने और हाथ में कुल्हाड़ी लिए वह वन का सर्वेक्षण करता है। कोई बेंदा नाम का व्यक्ति है और छोटी कुल्हाड़ी लेके और वहाँ के आसपास वनों को क्या कर रहा है? सर्वेक्षण और देख रेख कर रहा है। उसके बाद कहता है जहाँ उसका कबीला कृषि आदिम रूप से स्थानांतरित कृषि करता है। आप देखिए कि जो पहले जो लोग थे, किसके पहले जो लोग हैं, पहले जो लोग हैं आदिम मानव की बात कर रहा है। कौन सी कृषि करते थे? स्थानांतरित। अब मैं अभी आपको बताऊंगा कि स्थानांतरित कृषि होती क्या है। कृषि शब्द सबने सुन रखा है आप लोगों ने, कृषि शब्द सबने सुन रखा है, लेकिन शब्द आया है स्थानांतरित कृषि। देखिए, आदि मानव पहले इस स्थान पर रहता। कहाँ रहता? रहता नहीं था, इस स्थान पर रहता। तो यहाँ पर क्या करता? कृषि करता। ठीक है। उसके बाद में ये कृषि, जब यहाँ की जो ज़मीन है वो अनउपजाऊ हो जाती, मतलब इसमें उपजाऊपन नष्ट हो जाता। क्या हो जाता? नष्ट हो जाता। तो ये दूसरे स्थान पर जाते हैं और यहाँ पर पेड़ पौधों को काटकर और जलाकर और वहाँ क्या करते? फिर कृषि करते। क्या करते? कृषि करते। पहले ये इस स्थान पर कृषि कर रहे थे, ये स्थान फर्स्ट है। उसके बाद में कहाँ गमन कर गए और इस स्थान पर कृषि कर रहे थे। एक स्थान पर ये कृषि 3 से 4 साल तक करते हैं। कितने साल से? लगभग 3 से 4 साल ये एक स्थान पर कृषि करते हैं। बात आ रही समझ में? मैं कहना ये चाहता हूँ आपको कि आदि मानव जो है पहले एक स्थान पर रहता, वहाँ के पेड़ पौधों को काटकर जलाकर और वहाँ से वो ज़मीन साफ करता और खेतीबाड़ी करता। उसके बाद वो जब वो मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती, तो वो क्या है? दूसरे स्थान पर जाता और दूसरे स्थान पर जाकर वो वापस क्या करता? दूसरे स्थान पर वापस जाने के बाद में वहाँ वो ज़मीन को काटता, ज़मीन पर स्थित पेड़ पौधों झाड़ियों को साफ करता और उनको जलाकर और उनको उपजाऊ बनाता और वापस से वहाँ क्या करता? खेती करता। एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान से चौथे स्थान पर, चौथे स्थान से 5 स्थान पर निरंतर मानव यह करता रहता। मतलब मानव का घर जो था वो स्थायी नहीं था, मानव स्थायी नहीं रहता था। जब मानव खुद स्थायी नहीं रहता, इसका मतलब वो खेतीबाड़ी भी क्या करेगा? एक स्थान से दूसरे स्थान पर करेगा। शब्द क्या है? स्थानांतरित कृषि।
मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो कृषि की जा रही है वो क्या कहलाएगी, स्थानांतरित कृषि। अब आप अपने राजस्थान या भारत के संदर्भ में लो तो भारत में ऐसी कृषि को झूमिंग कृषि बोलते हैं। कैसी बोलते हैं, झूमिंग कृषि। क्या बोलते हैं, झूमिंग कृषि बोलते हैं। इसका मतलब मानव झूमिंग कृषि करता है, प्राचीन काल में करता था। आपके राजस्थान में चिमाता, बालरा, दजिया शब्द सुना होगा आपने। चिमाता, वालरा, दजिया, ये सब स्थानांतरित कृषि के क्या है, प्रकार है राजस्थान में। राजस्थान में स्थानांतरित कृषि क्या है, प्रकार है। और जब ये आदि मानव, जो मानव का प्राकृतिकरण है, मानव आज देखो हम उर्वरक डालते हैं, खाद के रूप में क्या डालते हैं, लेकिन शब्द क्या है, मानव का प्रकृतिकरण। मतलब मानव उस समय भी, जब मानव ये बात कर रहे हैं प्रकृतिकरण की, तो उस समय किसको, राख को और जानवरों के, या आप कह लो गोबर, राख और गोबर को उपजाऊ के लिए, उपजाऊपन बढ़ाने के लिए उपयोग करता। किसको, राख और गोबर को। इसका मतलब मानव पूरी तरह प्रकृति पर डिपेंड है, तो यही क्या कहलाएगा, मानव का प्राकृतिकरण कहलाएगा। आप देखो मानव कंद मूल फल खाता है, कंद मूल फल खाने का प्रयास करता मानव उस समय। और देखा आप देखो प्राचीन काल में जो वस्तु विनिमय होता था, अब तो आप पैसे दो, जो मनी है, करेंसी है, उसको दो और आप वस्तु लो। लेकिन प्राचीन काल में जब मानव का प्राकृतिकरण था, तो उस समय भी वस्तुओं का विनिमय कैसे होता। जैसे आपके पास में आलू है, क्या है, आलू, और आपको चाहिए क्या, गाजर। क्या चाहिए, गाजर। और इस व्यक्ति के पास में गाजर है, इसको चाहिए क्या, आलू। तो आप इसको गाजर दोगे, यह आपको आलू देगा। तो मतलब आदान प्रदान, विनिमय भी कैसे होता था, प्रकृति की जो संसाधन है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीज़ें हैं, उनके द्वारा विनिमय होता था। तो ये क्या कहलाएगा, मानव का प्राकृतिकरण। आपसे अगर कोई पूछ ले कि मानव का प्राकृतिकरण क्या है, तो आप ऐसे आंसर लिखोगे एक लाइन में कि मानव द्वारा प्राचीन काल में प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं के द्वारा, प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को ग्रहण किया गया, उन्हीं के द्वारा जीवन यापन किया जाता था, उन्हीं प्रकृति से प्रदत्त वस्तुओं का ही आदान प्रदान होता था। तो यही क्या कहलाया, मानव का प्राकृतिकरण। अगर पूछे आपके मानव के प्राकृतिकरण में कृषि कैसी की जाती थी, तो स्थानांतरित कृषि। आया समझ में, ठीक है। अब आप दूसरा देखो, प्राकृतिकरण में मानव की प्रकृति, मानव प्यास बुझाने के लिए क्या करता था, मानव प्यास बुझाने के लिए नदियों का पानी पीता नहीं पीता, क्या आज की तरह बिस्लरी का पानी पीता, डब्बे बंद, बोतल में बंद पानी पीता, या फिर नदियों का पानी पीता, नदियों का पानी पीता, क्योंकि मानव ने प्रकृति को अपना रखा था, पूरी तरह प्रकृति पर ही डिपेंड था पूरी तरह। दूसरा शब्द है आपका प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप देखिए, मैं आपसे कहूँ अपने भारत में ही जम्मू कश्मीर है, क्या है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र, ये लद्दाख क्षेत्र मान लो आप। अपना ही उदाहरण ले लेते हैं, किताब में तो अलग उदाहरण दे रखा है, लेकिन हम अपना उदाहरण लेते हैं। इधर जम्मू कश्मीर का उदाहरण ले लिया, इधर मैंने ले लिया जैसलमेर, चलो चूरू जिले का उदाहरण ले लिया, किस जिले का, चूरू जिले का। और यहाँ ले लिया मैंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पता ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख कहाँ पर है, ठंडे प्रदेश हैं, शीत प्रदेश हैं, मतलब ठंड तक खूब पड़ती है सर्दी के दिनों में, और यहाँ गर्मी खूब पड़ती है। इन दोनों में गर्मी खूब पड़ रही है, नहीं यहाँ गर्मी खूब पड़ती है। सर्दी पड़ रही है, तो सर्दी से बचने के लिए ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे सर्दी से बचा जा सके। तो आपने कह दिया कि भाई एसी लगा लीजिए। एसी क्या, वातानुकूलित उपकरण उपयोग करो। क्या किया, एक दूसरा, आप कांच
कांच का घर। कांच का घर से मतलब आपका ये नहीं कि शीशा का घर बनाओ। कांच के घर का मतलब बिल्कुल ये नहीं कि आप शीशा का घर बनाओ। कांच के घर से मतलब है कि जहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है वहाँ लोग क्या करते हैं कि जैसे अब वहाँ वनस्पति उगानी है, कुछ भी करना है, तो वो क्या करते हैं, कांच नुमा एक टीन सेट, कांच की सी टीन सेट डालते हैं, जिसमें क्या है धूप तो आती रहती है और धूप बाहर नहीं जाती, तो वो कांच के घर की तरह कार्य करता है। आपकी कार जो है कांच के घर की तरह कार्य करती है। मतलब जो CO2 है उसको आपके सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, वो तो किससे रुक जाती हैं, ओजोन मंडल में। कहाँ रुक जाती हैं, ओजोन मंडल। उसके बाद में सूर्य का जो प्रकाश आता है, ओजोन मंडल के बाद में जो सूर्य का जो क्या आता है, प्रकाश आता है, और प्रकाश आता है तो किसको, जमीन को, धरातल को गर्म करता है। उसके बाद में वायुमंडल गर्म होता है। क्लियर, ये चीज़ है ना। तो कांच के घर में क्या है कि कांच के अंदर से सूर्य से जो आने वाली है लघु सौर विकिरण, क्या, लघु सौर विकिरण, सूर्य से क्या आती है, लघु सौर विकिरण। ये जो आपका कांच का घर बना हुआ है उसमें क्या है, प्रवेश कर जाती हैं। क्या कर जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, लेकिन बाहर वापस नहीं जा पाती, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर क्या है, अधिक बना रहता है। तो बताओ, मानव का, प्रकृति का मानवीकरण हुआ कि नहीं हुआ। प्रकृति ने उस स्थान को क्या बनाया, बिल्कुल ठंडा बनाया है कि माइनस में टेम्परेचर है। आपका रूस में जाओ माइनस में टेम्परेचर है, आप कनाडा में जाओ माइनस में टेम्परेचर है, ग्रीनलैंड में जाओ और आपके अंटार्कटिका में जाओ तो वहाँ क्या है, माइनस में टेम्परेचर है। मतलब प्रकृति ने तो वहाँ क्या बनाया है, माइनस में टेम्परेचर। लेकिन मानव ने अपनी बौद्धिक संपदा का प्रयोग कर मानव ने अपनी बौद्धिक संपदा का प्रयोग करके, और मानव ने क्या किया, वहाँ प्रकृति का मानवीकरण कर लिया। प्रौद्योगिकी की चीज़ें, संसाधन ऐसे विकसित किए जिससे क्या है कि ठंडे प्रदेशों में भी क्या कर लिया, गर्मी कर ली, मतलब गर्मी की व्यवस्था कर ली, वातानुकूलित कर लिया। तो यही क्या कहलाया, प्रकृति का मानवीकरण। आ रही बात समझ में। आपने कहा कि सर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, अभी वर्तमान में राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और आप कह रहे हो सर गर्मी पड़ रही है लेकिन AC लगा हुआ। आपने AC लगा लिया, किसकी उपज है, मानव की बुद्धि की। AC लगा लिया और AC आपने खूब सारा टेम्परेचर मतलब खूब तेज़ चला लिया, और आपको पता चला कि बाहर तो टेम्परेचर 40 है और अंदर कितना है, 10 ठंड लग रही है आपको। तो ये क्या है, प्रकृति का मानवीकरण। मतलब प्रकृति को मानव ने अपनी बौद्धिक संपदा का, प्रौद्योगिकी का, उपकरणों प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उसको ऐसा बना लिया, अपने अनुसार बना लिया। तो क्या कहलाएगा, प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने की चीज़ थी, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी कि प्रकृति का मानवीकरण क्या है और मानव का प्राकृतिकरण क्या है। उसके बाद आपके जो चैप्टर दे रखा है उसमें एक दे रखा है आपके समय के गलियारों से मानव भूगोल। क्या, समय के गलियारों से मानव भूगोल। अगला जो पॉइंट है, समय के गलियारों से मानव भूगोल। ये पॉइंट है आपका, समय के गलियारों से मानव भूगोल। इसमें देखो आप, टाइम ज्योग्राफी, इसमें एक शब्द आया है कि मानव भूगोल है वो कहाँ से कहाँ तक, कैसे कैसे इसका विकास हुआ। पहले भूगोल को विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता था, ये आपको समझ में आना चाहिए कि पहले भूगोल विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन अगर देखा जाए, आप देखो सामान्य रूप में भूगोल विषय के रूप में बहुत बाद में आया है, लेकिन जब से पृथ्वी का उद्भव हुआ, जब से पृथ्वी का उद्भव हुआ है तब से भूगोल का हुआ कि नहीं हुआ। तो भूगोल तो तब से ही चला रहा है भाई, जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब से भूगोल चला रहा है। फिर भी भूगोल को विषय के रूप में मान्यता लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास मिली। किस शताब्दी के आसपास, 16वीं शताब्दी। अब बात कर रहे हैं हम समय के गलियारों की बात करें, तो यहाँ आपको एक सारणी बनानी है, उसमें लिखना है एक तरफ समय अवधि,
क्या लिखना है, समय अवधि लिखना है। और दूसरी तरफ लिखना है आपको उपागम। क्या लिखना है, उपागम लिखना है, ठीक है। और तीसरी तरफ लिखना है आपको उस समय के लक्षण। क्या लिखने हैं, कि उस समय क्या क्या घटनाएं घटी, लक्षण। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद करनी है, जहाँ से आपके 12वीं में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। क्वेश्चन आने की संभावना कैसे रहेगी, आपसे समय अवधि दे दी और उसका उपागम पूछ लिया, समय अवधि दे दी और आपसे उपागम पूछ लिया। जैसे मैं आपको पहला नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पर, आरंभिक उपनिवेश युग। कौन सा युग, आरंभिक उपनिवेश युग। उपनिवेश जानते हो उपनिवेश क्या होता है, जैसे भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। उपनिवेश था मतलब कि भारत ब्रिटेन के अधीन था और भारत में ब्रिटेन के जो लोग थे वो शासन कर रहे थे, अपना उपनिवेश बना रखा था। उप का मतलब छोटा, निवेश मतलब क्षेत्र, निवेश करने का क्षेत्र बना रखा था भारत को इंग्लैंड ने, मतलब वहाँ माल बनाते इंग्लैंड में और उसका निवेश कहाँ करते, भारत में। तो ऐसे प्राचीन काल में आरंभिक उपनिवेश युग जो समय हुआ उसमें क्या क्या उपागम थे, तो उस उपागम में आएगा आपका क्या कार्य हुआ, तो यहाँ हुआ था अन्वेषण और विवरण। आपसे पूछेंगे कि आरंभिक उपनिवेश युग का उपागम क्या है, आरंभिक उपनिवेश युग का उपागम क्या है, तो अन्वेषण और विवरण। आप देखो, सबसे पहले जब प्राचीन काल में सबसे पहले लोगों को समुद्री यात्राएं करने से डर लगता था, लेकिन प्रारंभ में क्या हुआ कि अन्वेषण और विवरण, ये उपनिवेश की खोज के लिए, जैसे उपनिवेश, आप देखो भारत में सबसे पहले कौन आया था, वास्को डी गामा आया था। कौन आया था, वास्को डी गामा। कब आया था, 1498 में। 1498 में कौन आया, वास्को डी गामा आया भारत में। वास्को डी गामा वास्को डी गामा आया, किस मार्ग से आया, समुद्री मार्ग से आया, ठीक है। तो उसको पहली बार पता लगा इधर अमेरिका की खोज हुई, किसकी खोज हुई, अमेरिका की। और किस नाम जाना गया, नई दुनिया। किस नाम जाना गया, नई दुनिया। मतलब नए नए क्षेत्रों का पता लग रहा था, किससे, यात्राओं से, अन्वेषणों से, और नए नए क्षेत्रों का पता लग रहा था। क्यों लग रहा था, कारण क्या था, तो इसका कारण है, लक्षण जो है क्या है, साम्राज्यवादी। और देखो जितने भी क्षेत्र थे उनकी साम्राज्यवादी नीतियाँ, मतलब जो बड़े बड़े देश थे या जो ऐसे देश थे जो संपन्न थे, उनकी साम्राज्य मतलब अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे किसी दूसरे देश में। और एक मुख्य कारण था व्यापारिक रुचियाँ। ये दो मुख्य कारण थे कि जो भी देश थे, आपको याद क्या रखना है, याद रखने की चीज़ यही है आपको, जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें याद रखने की, वो ये है कि आपसे पूछेगा कि आरंभिक उपनिवेश युग का उपागम क्या है, तो आपको क्या बताना है, उपागम बताना है आपको। ये सारणी बना लेना आप, अन्वेषण और विवरण, कि उस समय खोज हुई और उनका विवरण किया गया। खोज, अन्वेषण का मतलब है खोज, और विवरण किया गया मतलब उनको बताया गया। अब आपसे पूछेगा कि भाई इसका खोज क्यों हुई, तो लोगों की साम्राज्यवादी और व्यापारिक रुचियाँ, कुछ लोग साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे और कुछ लोग व्यापार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया,
नई नई जगहों का खोज करना प्रारंभ किया। ये क्या हुआ है? आरंभिक उपनिवेश काल में हुआ है। दूसरा डालो आप उत्तर उपनिवेश युग। दूसरा क्या है? उत्तर उपनिवेश युग। उत्तर उपनिवेश युग में क्या हुआ है? इसमें प्रादेशिक विश्लेषण हुआ है। क्या हुआ है? उपागम क्या है इसका? प्रादेशिक विश्लेषण। उपागम क्या है? प्रादेशिक विश्लेषण। तो प्रादेशिक विश्लेषण क्या है आपके कि प्रदेश के सभी पक्षों का विस्तृत विवरण। ठीक है, आप ये समझो प्रादेशिक विश्लेषण से मतलब है पहले भारत पूरा अलग मानता था कि भारत अकेला है पूरे विश्व में। अमेरिका वाले अलग मानते थे कि अमेरिका अलग अकेला है पूरे विश्व में। अफ्रीका वाले सोचते थे कि अफ्रीका अलावा कोई ज़मीन ही नहीं है। ऐसे सबकी अपनी अपनी धारणाएं थी। लेकिन जब ये युग आया अन्वेषण और विवरण, तो यहाँ क्या हुआ कि लोगों ने समुद्री यात्राएं करना प्रारंभ किया। समुद्री यात्राएं करना प्रारंभ किया तो नई नई जगहों का पता चला। अमेरिका का पता चला, न्यूजीलैंड का पता चला। तो पता चलने के बाद में जब उत्तर उपनिवेश युग आया तो उसमें ये पता चला कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी आपके देश हैं, महाद्वीप हैं, सब क्या हैं? एक ही हैं। एक ही पृथ्वी है। एक ही पृथ्वी के क्या है? भाग हैं। तो इसका उपागम क्या है? प्रदेश के सभी पक्षों का विस्तृत विवरण। उनका मानना यह है कि ये जितने भी प्रदेश हैं, प्रादेशिक क्षेत्र हैं, वो सभी क्या है? पृथ्वी का भाग है। किसका भाग है? प्रादेशिक क्षेत्र किसके हैं? पृथ्वी का भाग है। तीसरा है आपके अंतर युद्ध की अवधि। किसकी अवधि? अंतर युद्ध की अवधि, या मतलब 1930 का दशक। किसका दशक? 1930 का दशक। इसमें जो आपका हुआ था वो हुआ था क्षेत्रीय विभेदन। क्या हुआ था? इसका उपागम क्या है? क्षेत्रीय विभेदन। क्या है? क्षेत्रीय विभेदन। क्षेत्रीय विभेदन से मतलब है कि कोई भी क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न क्यों है, ये पता चला। कोई क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न क्यों है। एक दूसरे से, मैं क्या कर रहा हूँ, ये ना 1930 का दशक है। उपागम क्या है? क्षेत्रीय विभेदन। इसमें क्या कर रहा है? कोई क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न क्यों है, इस चीज़ की खोज की गई कि कोई क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न क्यों है। तो उसे समझने के लिए जोर दिया गया। समझने पर जोर। ये कोई क्षेत्र है एक दूसरे से भिन्न क्यों है, इस चीज़ पर जोर दिया गया। मैंने कहा कि पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बरसात नहीं होती। क्लियर? पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल है, और इधर आपके दक्षिणी राजस्थान में पर्वत हैं, पठार हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, आपके अरावली है। तो कहने का मतलब है कि ये जो क्षेत्र है आपका पश्चिमी राजस्थान और वो दक्षिणी राजस्थान, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ से भिन्न क्यों है। तो इस चीज़ का समझने पर जोर दिया गया, मतलब क्षेत्रीय विभेदन पर। एक क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न क्यों है। आपसे पूछेगा अंतर युद्ध अवधि 1930 दशक का उपागम क्या है, तो 3 दे देगा, तो क्या आएगा? क्षेत्रीय विभेदन। उत्तर उपनिवेश युग का उपागम क्या है? प्रादेशिक विश्लेषण। आरंभिक उपनिवेश युग का उपागम क्या है? अन्वेषण और विवरण। उसके बाद में आता है 1970 का दशक। किसका दशक? 1970 का दशक आया। और 1970 के दशक में 3 चीज़ें हैं, ये इम्पोर्टेंट है आपका। मानवतावादी,
आमूलवादी और दूसरा है व्यवहारवादी। विचारधाराओं का उदय। ठीक है, यहाँ क्या करा है कि जो 1970 का दशक आया है वहाँ पर आपके ये मानवतावादी अमूलवादी व्यवहारवादी विचारधाराओं क्या किया है, उदय हुआ है। मानवतावादी, अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, मिटा दूँ इसे, आप लिख लेना साथ के साथ में। देखिए शब्द आए 3, मानवतावादी, जिसे आप बोलते हो कल्याणवादी। ठीक है, एक शब्द आया आपका दूसरा क्या है, आमूलवादी। और एक शब्द है आपका व्यवहारवादी। ठीक है, क्या है, व्यवहारवादी। देखिए ये चीज़ कहती है आपके मानवतावादी का मतलब है कि मानव भूगोल में कल्याणपरक या मानवतावादी चीज़ें प्रारंभ होनी चाहिए। इसका संबंध क्या है कि सामाजिक और कल्याण की बात करते हैं लोग, किसी करते हैं समाज विकास की और मानव कल्याण की। समाज विकास और मानव कल्याण की बात करते हैं, वो क्या कहलाएगा आपका, मानवतावादी कहलाएगा। सामाजिक और कल्याण के विभिन्न पक्ष, सामाजिक किसके, सामाजिक और मानव कल्याण के विभिन्न पक्षों की जो बात करता है वो जिक्र करता है किसका, आपका मानवतावादी कल्याणवाद का। दूसरा है आपका आमूलवादी, जिसे आप कहते हो रेडिकल। क्या बोलते हो, रेडिकल बोलते हो। क्या बोलते हो, रेडिकल। ये एक प्रकार की विचारधारा है। कैसी है, ये रेडिकल विचारधारा है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये विचारधारा है क्या। एक सेकंड, अभी आप इसको व्यवहारवादी को थोड़ा सा हटाइए। अब देखिए, देखो दुनिया में 2 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं काम करती हैं। दुनिया में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं काम करती हैं, 2 प्रकार की। एक अर्थव्यवस्था है साम्यवाद। क्या है, साम्यवाद, जिसे आप साम्यवादी बोलते हो। एक है पूंजीवाद। क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, 2 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं काम करती हैं आपके। एक तो हो गई साम्यवादी और एक हो गई आपकी पूंजीवादी। साम्यवाद ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति निजी संपत्ति नहीं रखेगा। जैसे किसी ने कह दिया कि मेरे पास 50 करोड़ रुपए हैं, तो 50 करोड़ रुपए कौन ले लेगी, सरकार ले लेगी। मतलब कोई भी निजी संपत्ति नहीं रख सकता। एक पॉइंट हो गया साम्यवाद। साम्यवाद में तानाशाही शासन होता है। कैसा शासन होता है, तानाशाही शासन होता है। डिक्टेटरशिप, कैसे है, डिक्टेटरशिप होती है साम्यवाद में। साम्यवाद ये कहता है कि आप जो भी काम करोगे वो सब सरकार के अंडर में करोगे। सब क्या है, सरकारी चीज़ होंगी। जैसे आप देखो, अगर राजस्थान की एग्जांपल दूँ, अगर राजस्थान में बसें जो चलती हैं आपके, रोडवेज बसें चलती हैं ना, और प्राइवेट बसों को बिल्कुल बंद कर दिया गया। मतलब साम्यवाद का मतलब ही है कि प्राइवेट चीज़ें बिल्कुल कुछ भी नहीं होंगी। साम्यवाद क्या कहता है
कि प्राइवेट चीज़ें कुछ भी नहीं हुई, प्राइवेट संस्था नहीं होगी, प्राइवेट किसी प्रकार के प्राइवेटेशन जो प्राइवेट सेक्टर के कार्य हैं वो होंगे ही नहीं। मतलब सब किसके अंडर में होंगे? सरकार के अंडर में। और सरकार क्या करेगी कि आपके जितने पैसे हैं, जैसे आप खूब पैसे कमा रहे हो, आपके पास 50 करोड़ रुपए हो गए, सरकार आपसे पैसे लेकर गरीबों में बांट दोगी। किसमें बांट देगी? गरीबों में बांट दोगी। मतलब जो काम कर रहा है उसके पैसे, जो काम नहीं कर रहा उनको बांट दिए। तो ये क्या कहलाया? साम्यवाद कहलाया। क्या कहलाया? साम्यवाद। इसमें क्या हुआ? इसमें जो शब्द है निर्धनता, साम्यवाद में किस किस पर जोर दिया गया? निर्धनता के कारण। किसके? निर्धनता के कारण, एक चीज। दूसरा, इसमें आपके सामाजिक असमानता को खत्म करने का। आप देखिए ये साम्यवाद है। अभी वर्तमान में साम्यवाद किन किन देशों में है? चीन में है साम्यवाद है आपका, चीन में साम्यवाद है। भारत जब देश आज़ाद हुआ था, तो जब आज़ाद हुआ था उस समय भारत की अधिकांश अर्थव्यवस्था की स्थिति साम्यवाद की तरफ झुकाव था। देखिए आप जितनी भी कंपनी लगी, सरकारी लगी, बैंकों का प्राइवेटेशन किया, बैंकों को ग्रहण कर लिया सरकार ने। अब 1991 के बाद में वापस से पूंजीवाद की तरफ भारत अग्रसर हो रहा है। पूंजीवाद का मतलब है कि कोई व्यक्ति जितना मेहनत करेगा उसके पास उतना ही पैसा होगा। लेकिन साम्यवाद क्या कहता है कि एक तो दिन रात मेहनत कर रहा है, निठल्ला सो रहा है, और एक तो दिन रात मेहनत कर रहा है, एक निठल्ला सो रहा है, दोनों के पास बराबर पैसा होगा। फिर बताओ अच्छा कौन हुआ? सोने वाला। तो ऐसी अर्थव्यवस्था अधिकांश प्रॉब्लम आती है कि सोने वाले को इतने पैसे मिल रहे हैं, सरकार कह रही है कि सोने वाले को भी मकान देंगे हम, जो बिल्कुल काम नहीं करता उसको भी मकान देंगे, उसको भी स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, और एक दिन भर काम करता है उसको भी मकान देंगे, स्वास्थ्य। तो फायदे में कौन रहा? सोने वाला। इसलिए साम्यवाद क्या है? डिक्टेटरशिप अपनाता है, तानाशाही शासन, कोई निजी संपत्ति पर। तो ये क्या है? अमूल्यवादी जो शब्द है वो किस में आएगा? आपके साम्यवाद में आएगा। मतलब उसने किस पर जोर दिया? साम्यवाद पर जोर दिया। और साम्यवाद का जो सबसे ज्यादा समर्थक था वो कार्ल मार्क्स था। कौन था? ये सबसे ज्यादा इसका समर्थक था कार्ल मार्क्स। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या था? तीसरा लिया था हमने व्यवहारवाद। क्या लिया था? व्यवहारवादी। तीसरा शब्द दिया था हमने व्यवहारवादी। कौन सी विचारधारा? व्यवहारवादी विचारधारा। व्यवहारवादी विचारधारा में क्या आया बताइए? व्यवहारवादी विचारधारा में आया कि आप लोग जाति के आधार पर, किसके आधार पर? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, जाति धर्म प्रजाति के आधार पर ज़्यादा धर्म जाति और प्रजाति के क्षेत्रों को लेकर जोड़ दिया गया। धर्म जाति और प्रजाति सब लिखा हुआ है आपके, देखो इसमें लिखा हुआ है कि मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव ने 1970 के दशक में 3 नई विचारधाराओं का जन्म हुआ। कौन कौन सी विचारधाराएं? मानवतावादी, अमूल्यवादी और व्यवहारवादी। कौन कौन सी विचारधाराएं? 3। मानवतावादी, व्यवहारवादी और अमूल्यवादी और व्यवहारवादी। ये आपके 3 क्या है? विचारधाराओं का जन्म हुआ है। जिसमें आपको देखो जो आपके मानवतावादी है वो इसका प्रवर्तक कौन है? डेविड स्मिथ है। कौन है? डेविड स्मिथ। प्रवर्तक कौन है? डेविड स्मिथ। उसके बाद आपका व्यवहारवादी है विलियम। कौन है? विलियम कर्क करके कोई विद्वान है। विलियम कर्क या विलियम कर्क इर्क है, सॉरी विलियम इर्क है। कौन है? विलियम इर्क। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद में लास्ट जो इसमें है आपका कि लास्ट बचा है 1900
1990 का दशक। कौन सा दशक? 1990 का दशक और बचा। ये थोड़ा सा लेसन आपको 1990 का दशक। 1990 के दशक का उपागम क्या है? भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद। भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है 1970 का दशक। 1970 में मानवतावादी, आमूलवादी, जिसको रेडिकल बोलते हो आप, अभी बात की थी, जिस और एक व्यवहारवादी, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखा है। अब ये भूगोल में इसमें तो वैश्विक चीज़ों पर ध्यान दिया गया। किस पर? विश्व की जितनी भी समस्याएं हैं वैश्विक चीज़ों पर ध्यान दिया गया, और वैश्विक संदर्भ में कि विश्व की अधिकांश संपूर्ण विश्व को मानकर विश्व का कैसे कल्याण किया जा सकता है, विश्व को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है, तो उसको लेकर क्या हुआ 1990 का दशक है। ठीक है, तो ये आपका जो सब टाइटल था, सब टाइटल था जो आपके इस समय के गलियारों से मानव भूगोल, तो उसको समझाने का प्रयास किया था। इसमें से आपका क्वेश्चन आता है कि किस क्षेत्र का उपागम क्या है, तो आपको वो उपागम याद रखना है। ठीक है, बाकी आपकी क्लास जो होगी कल, इसमें थोड़ा सा टॉपिक और बच गया, उसको हम कल लेंगे। थैंक यू।